ईरान इजराइल का युद्ध अभी चल ही रहा है कि इसी बीच पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है और भारत उन्हें ठोक सकता है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अब कि ऐसा मारेंगे कि उनकी नस्लें कांप उठेंगी। यह तो बयान है, एक दूसरे को जोड़कर आप कह सकते हैं कि भारत इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कुछ भी हो सकता है। India's leaders said they are preparing for another war. I would not recommend it. At the same time, I would also say my message to them is move away from war theater to meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security. जरदारी का बड़ा बयान है, भारतीय सेना के खौफ में का बड़ा बयान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सार्वजनिक मंच से भारतीय सेना की शौर्य गाथा के बारे में बताया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार झूठ बोलने बंद। ये मैडम है, इंडिया की डिप्लोमेट हैं और बड़ी वैसे पढ़ी लिखी मैडम है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी समझदार ज़हीन है, लेकिन जारी बात है शी इज़ डूइंग अ जॉब एंड द जॉब इज़ पाकिस्तान बैशिंग। ऑब्वियसली दैट्स फॉर व्हाट शी गेट्स पेड दीज डेज। लेकिन शी सर्व्ड इन पाकिस्तान और एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हर मेनी टाइम्स। पाकिस्तान की फटी पड़ी है, ये पाकिस्तान एडमिट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग के अंदर। क्या बोल रहे हैं वो? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आईना जो उनके पिछवाड़े की तरफ लगा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि जो मिडल ईस्ट है इसके अंदर जो आग है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगानी चाहिए थी। अब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान, जो कि एक पालतू कुत्ता बन चुका है अमेरिका के लिए, वो सरदारी का डर है, ये खौफ, वो इसीलिए अपने लोगों को यूनाइट करने के लिए वो भारत का नाम लेते हैं हमेशा से, पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी कलह है। आप देख रहे होंगे कि जब जरदारी ये बयान दे रहे हैं तो पीछे से उनको चोर 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 कह के सांसद बोल रहे हैं। तो एक तरफ खबर यह है कि ईरान पे जो हमला हो रहा है तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया है। पाकिस्तानी एयर स्पेस से हमला हो रहा है तो ईरानियन कह रहे हैं कि हम मारेंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो तालिबान लड़ाके हैं वो मार रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ईरान और इजरायल एंड कंपनी की युद्ध चल रहा है। इसी बीच भारत के भी एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, असेंबली में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का यह कहना है कि भारत कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है और किसी भी वक्त जैसे इजरायल ने ईरान को तहस नहस बैम्बूजल करके रख दिया, आज के समय पे ईरान जो है इधर उधर बस जहां मर्जी आ रहा है, बस मिसाइल्स मार रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। और भारत जब पीटना शुरू करेगा पाकिस्तान को तो ये मिसाइल मारने लायक भी कैपेबिलिटी इनके पास नहीं रहे। ठीक है, ये आसिफ अली जरदारी ने अपने संसद को चेता दिया है कि भाई भारत भी हमें तोड़ना फोड़ना किसी भी समय। अब दोस्तों आज के टाइम में क्या हुआ है ना, अमेरिका ने थोड़ा सा रूल्स चेंज कर दिए। अमेरिका भाई सुपर पावर है, रूल्स बनाता है तोड़ता है। तो अमेरिका ने रूल्स ये चेंज कर दिया। पहले तो उन्होंने कहा था दुनिया किसी पे अटैक नहीं करेगी, यूएन के तहत सब जो है एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ठीक है, कोई अननेसेसरी नहीं कर सकता अटैक। पर अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया और इसके बाद इजराइल के कहने पे जो अमेरिका ने ईरान में किया, वो सारे लॉस तोड़ देता है। वो ये बताता है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कहीं भी किसी को जब मर्जी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो है भारत के लिए भी एक बड़ी सीख हो सकती है कि भाई हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान खतरा है। लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और पता नहीं कितने अनगिनत आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान लगातार बना रहा है भारत को परेशान करने के लिए। कहीं डॉक्टर्स की फौज, कभी महिला आतंकवादियों की फौज, तो कभी किसी के थ्रू, तो कभी बांग्लादेशी के थ्रू, तो नेपाल के थ्रू, मतलब एंडलेस सोर्सेज से पाकिस्तान भारत को टारगेट कर। उसका एक ही उपाय है कि जो हाल ईरान का अमेरिका एंड कंपनी ने किया वही हाल भारत भी करे। ठीक है, इस वजह से आसिफ अली जरदारी ने डरे सहमे लफ्जों में जो बातें की हैं अपनी इस पार्लियामेंट में, वो पूरी दुनिया में और पूरे भारतीय मीडिया, पाकिस्तान मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं। चाहिए इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सलार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहां से लाओगे। पाकिस्तान ने क्लेम किया ना कि हमने 6 प्लेन गिरा दिए, 8 प्लेन गिरा दिए, सिर्फ इतनी रहमत आई। इंडिया को पूरा अल्लाह की रहमत नहीं थी इनके पास। उस समय
इंडिया के पास थी, इंडिया का बड़ा सटीक निशाना था 9 लोकेशन पे। माइंड यू, इसमें अल्लाह की रहमत होती तो इन्हें पहले से पता होता कि इन प्रॉफिट बताना चाहते हैं या प्रॉफिट का जूनियर बताना चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपको दिखी और किसी को नहीं दिखी। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। 9 लोकेशन पे मतलब उस समय इंडिया के ऊपर अल्लाह की रहमत थी क्या? इनका निशाना बिल्कुल सही जगह लग रहा था इंडिया का। इंडिया पे तो अल्लाह की कोई रहमत नहीं थी और भगवान कोई है नहीं। आप ये मानते हैं ना इंडिया पे कोई अल्लाह की रहमत नहीं थी और भगवान कोई है नहीं, अल्लाह ही है। और अल्लाह ही है तो उसकी रहमत काफिर पे आ गई। ये बात क्यों? 9 बेसिस पे सीधे सीधे आपके बेसिस तो चले नहीं। अल्लाह की रहमत, ये एक बात। और कि ये क्या पाकिस्तान को समझना नहीं चाहिए कि इतनी रहमत क्यों नहीं आई कि वहां से जो मिसाइल्स चलते सीधे इंडिया हो गई। आप $1 बिलियन के लिए वहां कटोरा लेके बैठे थे, आ सकती थी। आपके कंट्री में तेल निकल सकता था, जो कि इमरान खान ने बोला भी था, बाद में निकला नहीं। निकला था आपके कंट्री में तेल सऊदी अरेबिया से ज्यादा। अल्लाह के लिए कौन सा बड़ा काम था नीचे से तेल डालना? अल्लाह जब इस पूरी दुनिया को बना सकते हैं तो नीचे तेल भी दे सकते थे, और तेल ना देते तो भी तेल नीचे आ जाता। उनका तो 1 सेकंड का इशारा था, नहीं आया। उस तेल को एक्सपोर्ट करके आप सारे कर्जे खत्म कर सकते थे। अल्लाह की रहमत वहां नहीं आई। ये सारी बातें आप लॉजिकली सोचें कि ये अल्लाह की रहमत कहां आ रही है। मतलब 71 में अल्लाह की रहमत नहीं थी, इकोनॉमी में अल्लाह की रहमत नहीं है, वहां पे भीख मांगना पड़ रहा है, इतने सारे भिखारी जा रहे हैं, उन पे अल्लाह की रहमत नहीं है। सऊदी अरेबिया डिपोर्ट कर रहा है, तब भी अल्लाह की रहमत नहीं है। उस पे Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Mr. President, to conclude, despite Pakistan's efforts to destabilize the region through relentless state-sponsored terrorism, Jammu and Kashmir continues to surge ahead, politically, economically, and socially. Pakistan would do well if it focuses on fixing its deepening internal crisis than to mask them with grandstanding at such platform. अमेरिका ठोक रहा है अच्छी तरह से ईरान को। मल्टीपल नेशंस को हिट किया गया है, वायलेंस चरम सीमा के ऊपर है, और बिगेस्ट बॉम्ब शेल यानी कि बिना गोली चलाए एक बॉम्ब गिर दिया, वो भी इस्लामाबाद ने। ये कैसे हो गया और इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मुझे लगता है इनको पैसे चाहिए, क्योंकि जैसे ही इनके मुंह में पैसे आएंगे ये भौंकना बंद कर देंगे। सॉरी मैं आज ये वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छे वर्ड्स मेरे मुंह से कभी निकल नहीं सकते। ना ही मैं अमन की आशा वजह से बिके हुए हिंदुओं की तरह मैं कोई वीडियो बना सकता हूं। इनकी किडनियां ही निकालनी पड़ेंगी आपको एक दिन, जैसे चाइना निकालता है। इनका और कोई इलाज नहीं है। ये पाकिस्तानी जानवर हैं, ये इंसान नहीं हो सकते। ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ओपनली। मोदी जी तो नाम भी लेते नहीं, कहते यार इनका नाम भी लिया तो इनका तो नाम ही पी से शुरू होता है, यानी कि पनौती। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पहले तो उन्होंने माइक लिया और डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने ग्लोबल पावर्स के सामने खड़े होकर एक हार्ड लाइन को क्रिएट कर दिया। हार्ड लाइन क्या था? मैसेज था अर्जेंट, टोन थी अनयील्डिंग, और इंप्लीकेशंस थे मैसिव फॉर यूनाइटेड नेशंस। आईना दिखाया है अपने पिछवाड़े का भी, और डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो रही थी, पाकिस्तान खुद डिप्लोमेटिकली ईरान की बातें करवा रहा था, तो उसके बाद युद्ध करने की जरूरत क्या थी? अगर आप आज देखें जो युद्ध है, जो पाकिस्तान बता रहा है कि भाई आपने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, आपने हिट किया एक इस्लामिक कंट्री को, ये पाकिस्तान बोल रहा है। क्यों? उसे मालूम है कि आज अगर ईरान की ये बुरी हालत करी है, वो ईरान जिसके पास इतना ज्यादा असला है, पाकिस्तान का क्या होगा? और ये जो जस्टिफिकेशन है वो ये दिया गया था क्योंकि उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, इसलिए ईरान को ठोकना पड़ा। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास भी मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है और जिहादी हैं। तो कल को मोदी जी के पास भी मौका मिल गया कि पाकिस्तान की टुकाई हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आज ईरान की हो रही है। और मोदी जी ने इजराइल में जाकर बोला भी था कि भाई अब मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैं भी वही करूंगा जो अग्रेसिवली आज यूएसए ईरान के साथ कर रहा है, वेनेजुएला के अंदर कर रहा है, या पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर कर रहा है। क्यों? सऊदी अरेबिया, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, दुबई, कोई कंट्री ले लीजिए, सबको टारगेट कर दिया गया। मुसलमान को मार रहा है। यहां पर ना तो क्रिश्चियन है, ना यहूदी हैं, ना हिंदू हैं। और ये सारे के सारे जो मुसलमान कंट्रीज हैं, दे आर कॉट इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म, और मिलिट्री एक्शन इन सब के ऊपर किया जा रहा है। इसलिए ये नाइटमेयर है पूरे के पूरे रीजन के लिए। ये पाकिस्तान बोल रहा है,
यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि भाई बाप ये तुसी की किता, ये तो वॉर गेम्स होनी चाहिए थी, आपने वॉर ही शुरू कर लिया। और ये पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अब ईरान के अंदर जो हो रहा है वहां पर जिहादियों ने टेक ओवर कर लिया। वो जिहादी, पहले तो अफगानिस्तान वाले इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, अब ईरान वाले भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान को वहां जाकर रोना पड़ा और उन्होंने कोई सेफ प्ले करने की कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने एक ही चीज बोली कि जब डिप्लोमेटिकली बातें हो सकती थी तो आपने ये वायलेशन